एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि वो हर साल सिर्फ चूहों के काटने से 2 अरब रुपए गंवा देता था। एक ऐसा आदमी जो अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए 20 लाख डॉलर के नोट जला देता था। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी कोलंबिया सरकार को घुटनों पर ला दिया था, जिसके एक इशारे पर जज, मंत्री, पुलिस अफसर और पत्रकार जमीन में दफन कर दिए जाते थे। दुनिया उसे ड्रग किंग कहती थी, लेकिन उसके अपने मोहल्ले के लोग उसे मसीहा मानते थे। ये कहानी है इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे अमीर और सबसे रहस्यमयी अपराधी की, पाब्लो एस्कोबार की। साल था 1949, तारीख 1 दिसंबर। कोलंबिया के एक छोटे से गांव रियो नेग्रो में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। पिता एक साधारण किसान थे और माँ एक स्कूल टीचर। घर में गरीबी थी, खाने के लाले थे, लेकिन इस छोटे से बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। बचपन से ही पाब्लो ने एक बात अपनी माँ से कही थी, माँ, मैं एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि कोलंबिया का राष्ट्रपति बन जाऊंगा। उस वक्त किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 30 साल बाद यही बच्चा दुनिया का सबसे अमीर अपराधी बनने वाला था। मेडेजिन शहर की गलियों में जब पाब्लो बड़ा हो रहा था, तब कोलंबिया एक भयानक दौर से गुजर रहा था। हर तरफ गरीबी, हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल थी। पाब्लो ने स्कूल छोड़ दिया और सड़कों पर उतर आया। शुरुआत छोटे-मोटे जुर्मों से हुई। सबसे पहले उसने कब्रिस्तान से पत्थर चुराकर बेचना शुरू किया, फिर सिगरेट की तस्करी की, फिर नकली लॉटरी टिकट छापे, फिर कारें चुराईं और फिर एक ऐसा काम पकड़ा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, किडनैपिंग। पाब्लो ने पहली बार अमीर लोगों को अगवा करना शुरू किया और मोटी फिरौती वसूल की। एक बार उसने एक उद्योगपति को अगवा किया और 1 लाख डॉलर की फिरौती ली। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। पाब्लो को एक चीज समझ आ गई थी, डर के आगे जीत है, और डर बेचने का धंधा सबसे ज्यादा मुनाफे वाला धंधा है। 70 के दशक की शुरुआत में पाब्लो की मुलाकात एक तस्कर से हुई जिसका नाम था ग्रिसेल्डा ब्लैंको। ग्रिसेल्डा ने पाब्लो को एक नई दुनिया दिखाई, कोकीन की दुनिया। उस वक्त अमेरिका में कोकीन की डिमांड आसमान छू रही थी। अमीर लोग पार्टियों में इसे पानी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और कोलंबिया से अमेरिका तक इसे पहुंचाने वाला कोई सिस्टम नहीं था। पाब्लो ने यही मौका भांप लिया। उसने पेरू और बोलीविया से सस्ती कोका की पत्तियां खरीदनी शुरू की। फिर कोलंबिया के जंगलों में छुपी हुई लैब्स में उन्हें कोकीन में बदला जाता था और फिर छोटे हवाई जहाजों, नावों, यहां तक कि पनडुब्बियों के जरिए अमेरिका भेजा जाता था। पाब्लो की सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि उसने इस पूरे काम को एक सिस्टम बना दिया, एक फैक्ट्री की तरह। हर रोज 15 टन कोकीन कोलंबिया से निकलकर अमेरिका पहुंचने लगी और हर रोज करोड़ों डॉलर पाब्लो की तिजोरियों में भरने लगे। लेकिन पाब्लो अकेला नहीं था। उसने अपने भाई रॉबर्टो एस्कोबार, अपने चचेरे भाई गुस्तावो गाविरिया और 3 और भाइयों ओचोआ ब्रदर्स के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम पड़ा मेडेजिन कार्टेल। ये नाम मेडेजिन शहर के नाम पर रखा गया था जहां से इनका पूरा साम्राज्य चलता था। इस कार्टेल का एक ही उसूल था, प्लाटा ओ प्लोमो, मतलब चांदी या सीसा, यानी या तो हमारी रिश्वत ले लो या फिर हमारी गोली खाओ। दूसरा कोई रास्ता नहीं था और लोगों ने रिश्वत ली, पुलिस वालों ने ली, जजों ने ली, मंत्रियों ने ली, यहां तक कि कुछ राष्ट्रपति उम्मीदवारों ने भी ली। जिसने मना किया उसकी लाश सड़कों पर पाई गई। 80 के दशक के बीच तक मेडेजिन कार्टेल दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रग संगठन बन चुका था। अमेरिका में बिकने वाली 80% कोकीन सिर्फ इसी एक कार्टेल से आती थी। अब बात करते हैं पैसे की। पाब्लो एस्कोबार की कुल संपत्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे लगातार 7 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रखा। उसकी कुल दौलत थी लगभग 3000 करोड़ डॉलर, आज के हिसाब से लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए। पाब्लो के पास इतना पैसा था कि वो उसे गिन भी नहीं सकता था। नोटों के बंडल उसके फार्म हाउस के तहखानों में, खेतों में दफन जमीन के नीचे और दीवारों के अंदर छुपाए जाते थे। हर साल लगभग 2 अरब रुपए के नोट सिर्फ इसलिए खराब हो जाते थे क्योंकि चूहे उन्हें कुतर देते थे या वो नमी से सड़ जाते थे।
एक बार जब पाब्लो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ पर छुपा हुआ था और रात को बहुत ठंड लग रही थी, उसकी छोटी बेटी मैनुएला कांप रही थी। पाब्लो ने अपने थैले से $20 लाख के नोट निकाले और उन्हें जलाकर आग सेंक ली। उसके लिए ये पैसे सिर्फ कागज थे। पाब्लो के पास अपना खुद का चिड़ियाघर था, जिसमें अफ्रीका से मंगवाए गए हाथी, जेब्रा, जिराफ और दरियाई घोड़े थे। उसके पास लगभग 400 निजी घर थे, 15 हवाई जहाज और 2 पनडुब्बियां। उसका एक फार्म हाउस हसिएंडा नापोलिस 3000 हेक्टेयर में फैला हुआ था। लेकिन पाब्लो की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहां से शुरू होता है। एक तरफ वो दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी था, दूसरी तरफ मेडेजिन की झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए वो भगवान था। पाब्लो ने मेडेजिन शहर में एक पूरा मोहल्ला बनवाया, जिसका नाम रखा गया बैरियो पाब्लो एस्कोबार। उसने हजारों गरीब परिवारों को मुफ्त घर दिए। उसने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, चर्च बनवाए और फुटबॉल के मैदान बनवाए। हर क्रिसमस पर वो गरीब बच्चों में खिलौने और पैसे बांटता था। इसी मसीहा वाली छवि के दम पर पाब्लो ने राजनीति में कदम रखा। 1982 में वो कोलंबिया की संसद का सदस्य चुना गया। उसका सपना था एक दिन कोलंबिया का राष्ट्रपति बनना, वही सपना जो उसने बचपन में अपनी मां से देखा था। लेकिन एक आदमी ने उसका यह सपना तोड़ दिया। उस आदमी का नाम था रोड्रिगो लारा बोनेल्ला, कोलंबिया का न्याय मंत्री। उसने संसद में पाब्लो का असली चेहरा सबके सामने रख दिया। पाब्लो को संसद से निकाल दिया गया और उसी दिन पाब्लो ने एक कसम खाई, पूरी सरकार को मिट्टी में मिला देने की। यहीं से शुरू हुआ कोलंबिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय। पाब्लो ने कोलंबिया सरकार के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। सबसे पहले उसने न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा की हत्या करवा दी। फिर एक के बाद एक जज मारे गए, पत्रकार मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, सरकारी अफसर मारे गए। पाब्लो ने एक ऐलान किया, हर मरे हुए पुलिस वाले के लिए $2000 का इनाम। मेडेजिन की सड़कों पर हर रोज दर्जनों पुलिस वाले मारे जाने लगे। 1989 में पाब्लो ने एक हद ही पार कर दी। उसने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गालन की भरी सभा में हत्या करवा दी। फिर उसने एक हवाई जहाज एवियांका फ्लाइट 103 को बम से उड़ा दिया, ये सोचकर कि उसमें अगला राष्ट्रपति उम्मीदवार सफर कर रहा है। 110 मासूम लोग मारे गए। फिर उसने डायस, कोलंबिया की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर के बाहर 500 किलो का कार बम विस्फोट करवाया। 65 लोग मारे गए, 600 से ज्यादा घायल हुए। पूरी इमारत मलबे में बदल गई। कोलंबिया लहूलुहान हो चुका था। पूरी दुनिया हिल गई थी और अमेरिका ने भी अब फैसला कर लिया था, पाब्लो एस्कोबार को किसी भी कीमत पर खत्म करना है। लेकिन पाब्लो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सरकार से एक अजीब सी डील की। उसने कहा, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा, लेकिन मेरी अपनी जेल बनेगी, अपनी शर्तों पर। सरकार के पास कोई चारा नहीं था। 1991 में पाब्लो ने सरेंडर किया और जिस जेल में उसे रखा गया उसका नाम था ला कैथेड्राल। लेकिन ये जेल नहीं, ये एक आलीशान महल था जो पाब्लो ने खुद बनवाया था। इस जेल में जकूजी थी, एक पूरा फुटबॉल का मैदान था, बार था, बेहतरीन खाने वाला रेस्टोरेंट था और सबसे बड़ी बात, पाब्लो ने खुद अपने गार्ड चुने थे। यानी जेल के अंदर रहकर भी वो अपना पूरा कार्टेल चला रहा था। हर रोज करोड़ों डॉलर की कोकीन वहीं से डील हो रही थी। जब अमेरिकी सरकार और कोलंबिया के नए राष्ट्रपति सेसार गाविरिया को इस बात का पता चला, तो उन्होंने पाब्लो को एक असली जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया। लेकिन पाब्लो को इस बात की भनक पहले ही लग गई और जिस रात सेना उसे लेने आई, उसी रात पाब्लो जेल की दीवारें फांद कर भाग निकला। अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट। कोलंबिया की पूरी सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां, अमेरिका की DEA, CIA और एक खास टीम जिसका नाम था सर्च ब्लॉक, सब पाब्लो के पीछे लग गए। लेकिन पाब्लो को पकड़ना इतना आसान नहीं था। मेडेजिन के हर कोने में उसके इन्फॉर्मर थे। हर गरीब आदमी उसके लिए आंख और कान का काम कर रहा था। पाब्लो हर रात एक नए ठिकाने पर सोता था। लेकिन इस बार पाब्लो के दुश्मन भी कम नहीं थे। उसके पुराने दुश्मनों ने मिलकर एक नया गुट बनाया जिसका नाम था लोस पेपेस। इस गुट ने पाब्लो के परिवार वालों, उसके वकीलों, उसके अकाउंटेंट्स और उसके दोस्तों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया।
पाब्लो के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। उसका सबसे करीबी दोस्त और चचेरा भाई गुस्तावो गाविरिया मारा गया। उसके सैकड़ों गुर्गे मारे गए। उसकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। पाब्लो अब अकेला पड़ता जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी गलती पाब्लो ने यह की कि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सका। वो हर रोज अपनी पत्नी मारिया विक्टोरिया और बच्चों को फोन करता था, और यही फोन उसकी मौत का कारण बने। तारीख थी 2 दिसंबर 1993। पाब्लो का 44वां जन्मदिन बीते अभी एक दिन ही हुआ था। मेडेजिन के एक सादे से मोहल्ले लॉस ओलिवोस में एक मामूली से घर की दूसरी मंजिल पर पाब्लो छुपा हुआ था। उस दिन उसने अपने बेटे जुआन पाब्लो को फोन किया। बात कुछ देर चली, और इसी दौरान अमेरिकी तकनीक की मदद से सर्च ब्लॉक की टीम ने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया। 15 मिनट के अंदर पूरा घर सेना से घिर चुका था। पाब्लो ने भागने की आखिरी कोशिश की। वो पीछे की खिड़की से छत पर निकला, नंगे पैर, हाथ में पिस्तौल। उसने गोलियां चलाईं। सेना ने जवाबी फायरिंग की। 3 गोलियां पाब्लो के शरीर में लगीं, एक पैर में, एक धड़ में, और आखिरी गोली उसके कान के पीछे। दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी, दुनिया का सबसे अमीर तस्कर मेडेजिन की तपती छत पर औंधे मुंह गिर पड़ा, हमेशा के लिए। आज भी एक बहस चलती है, क्या वो आखिरी गोली सेना ने मारी थी या पाब्लो ने खुद को मारी थी? क्योंकि पाब्लो ने अपनी जिंदगी में कई बार कहा था, मैं जिंदा गिरफ्तार होने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। शायद उसने अपना वादा निभा लिया। पाब्लो एस्कोबार के जनाजे में 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। गरीब, बूढ़े, औरतें, बच्चे सब रो रहे थे। उनके लिए वो एक मसीहा था, एक रॉबिन हुड था, जिसने उन्हें घर दिए, खाना दिया, उम्मीद दी। लेकिन इतिहास उसे एक अलग नजर से देखता है। पाब्लो की वजह से कोलंबिया में लगभग 50,000 लोग मारे गए। हजारों परिवार उजड़ गए। एक पूरी पीढ़ी कोकीन की लत में डूब गई। उसने पैसे का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो खून की नींव पर बना था। आज भी मेडेजिन में पाब्लो का नाम लिया जाता है। उसकी कब्र पर हर रोज फूल चढ़ाए जाते हैं। उसके बेटे ने उसकी कहानी पर किताब लिखी। नेटफ्लिक्स ने उसकी जिंदगी पर नार्कोस जैसी सीरीज बनाई। उसका हसिएंडा नापोलिस आज एक थीम पार्क है, और उसके दरियाई घोड़े आज भी कोलंबिया की नदियों में घूमते हैं, एक भुलाए न जा सकने वाली विरासत की तरह। पाब्लो एस्कोबार की कहानी हमें एक बात सिखाती है, पैसा, ताकत और इज्जत, ये तीनों चीजें इंसान को आसमान पर चढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें हासिल करने का रास्ता गलत हो तो वही आसमान एक दिन सबसे गहरी खाई बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पाब्लो एस्कोबार की, एक गरीब किसान का बेटा जो दुनिया का सबसे अमीर अपराधी बना और फिर एक तपती छत पर मारा गया।